नमस्कार दोस्तों। तो बहुत ही शानदार मैच हुआ कल जोकोविच और नडाल के बीच। 4 घंटे 11 मिनट ये मैच चला है और बिल्कुल इसको कह सकते हैं कि एक तरह से ये फाइनल मैच ही था, क्योंकि जिस तरह से बिल्डअप था इस मैच का, जिस तरह से हाइप क्रिएट की गई थी और बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ था इस मैच में। नडाल अगर इस मैच को जीत जाते तो सिर्फ एक मैच दूर होते अपने 21वें ग्रैंड स्लैम से, और वहीं अगर जोकोविच जीतते तो अपने 19वें ग्रैंड स्लैम से एक मैच दूर होते। और बहुत ही रोमांचक मैच रहा। उतार चढ़ाव बहुत सारे आए, इतने सारे ब्रेक पॉइंट्स हमें देखने को मिले, दोनों ही तरफ से 20-20 से भी ऊपर ब्रेक पॉइंट्स देखने को मिले। और जैसा कि इन दोनों के मैचेस में होता है कि ब्रेक पॉइंट्स कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों का डिफेंस इतना अच्छा है, दोनों की सर्व जो है वो सही समय पर सही सर्व करना ये दोनों जानते हैं और अपने सर्व को डिफेंड करना भी जानते हैं। तो बहुत ही मुश्किल से ब्रेक कर पाए दोनों। 20-22 जो ब्रेक पॉइंट्स थे उसमें से 4-5 ब्रेक पॉइंट ही कन्वर्ट कर पाए और बहुत ही अच्छा खेला जोकोविच और नडाल ने। तो पहले हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की और उसके बाद फिर हम कुछ की फैक्टर्स की बात करेंगे जिन की वजह से जोकोविच जो है फाइनली नडाल को बहुत सालों बाद हराने में कामयाब रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्टैटिस्टिक्स से। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये 4 सेट तक ये मैच खिंचा। पहला सेट नडाल ने जीता 6-3 से। हालांकि उन्होंने जब शुरुआत की तो 5-0 की बढ़त बना ली थी पहले सेट में, और ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा था कि पिछले साल की जो परफॉर्मेंस थी नडाल की वही दोहराई जा रही है। पिछले साल भी उन्होंने बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा लीड ले ली थी। 6-0 से पहला सेट वो जीते थे पिछले साल, और उसके बाद अगला सेट भी 6-2 से जीतने में कामयाब हुए थे, जबकि इस बार ऐसा नहीं हुआ। 5-0 जब हुआ तो ऐसा लगा कि शायद फिर से वो चीज़ रिपीट हो सकती है, लेकिन जोकोविच ने अपने गेम को तुरंत स्टेप अप किया और एक ब्रेक वापस लिया, और 5-2 5-3 जब हो गया था तब हमें ऐसा लगने लगा कि जोकोविच धीरे धीरे जो है इस मैच में वापस आ रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है। और वहीं जो बहुत अच्छी शानदार जो शुरुआत नडाल ने की थी उसके बाद उनका लेवल भी थोड़ा सा उसमें गिरावट आई, और इसी कारण पहला सेट ऐसा लग रहा है देखने से कि नडाल ने बड़ी आसानी से जीता है, बट ऐसा नहीं है। जब एक बार 5-0 के बाद जब जोकोविच ने वापसी करना शुरू कर दिया था तब ऐसा लगने लगा कि ये सेट भी हो सकता है कि 5-5 की बराबरी पर आ जाए। लेकिन जैसा कि हम नडाल को जानते हैं कि उनकी सर्विस बार बार ब्रेक करना लगभग असंभव है, तो वो अपनी सर्व होल्ड करने में कामयाब रहे और पहला सेट 6-3 से जीते। अगले सेट में जोकोविच ने वापसी की, शानदार वापसी की, जैसा कि लग ही रहा था। और ये वही मोमेंटम था जो पहले सेट के एंड से जोकोविच के साथ था, क्योंकि उनके गेम में सुधार होने लगा था। और दूसरे सेट में जाहिर सी बात है कि किसी भी खिलाड़ी का लेवल एक समान नहीं रहता है, और इसी वजह से नडाल का जब लेवल ड्रॉप हुआ तो जोकोविच ने उसका फ़ायदा उठाया, जैसे कि श्वार्ट्जमैन ने भी फ़ायदा उठाया था पिछले मैच में, और जोकोविच दूसरा सेट जीत सके। जो तीसरा सेट था मेरे हिसाब से वो सबसे महत्वपूर्ण था इस मैच के लिए, क्योंकि सबसे पहली बात तो वो सेट 1 घंटे, लगभग 1 घंटे और 30 मिनट चला, लगभग 1.5 घंटे का वो सेट चला। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना लंबा सेट होगा तो वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, और जोकोविच उसको जीतने में कामयाब हुए। बिल्कुल इसी तरह का एक टाई ब्रेक हुआ था विमिल्डन में कुछ 2 वर्षों पहले नडाल और जोकोविच के बीच, जो भी बहुत लंबा खिंचा था वो टाई ब्रेक, और जोकोविच वहां पर भी विजयी साबित हुए थे। और उसके बाद चौथा सेट जो है वहां पर हालांकि नडाल ने जीत लिया था, लेकिन यहाँ पर जो जो थकान है जो नडाल को हुई, और जितना फिजिकल ये मैच था, बहुत मुश्किल था किसी के लिए भी कि उतना बड़ा सेट, उतना लंबा सेट हारने के बाद वापसी कर पाना, और वही हमें देखने को मिला। नडाल चौथे सेट में वापसी नहीं कर पाए और 2 बार जो है उनकी सर्विस ब्रेक हुई, और 6-2 से चौथा सेट भी वो हार गए। अब यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की अगर बात करें तो सर्विस जो है मेरे हिसाब से बहुत ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा था इस मैच का। और जोकोविच शुरू में अच्छी सर्व नहीं कर पा रहे थे, उनकी फर्स्ट सर्व परसेंटेज भी 60 से नीचे थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी सर्विस इंप्रूव की, और खासकर जो करके जो डाउन द टी वाली सर्व है उस पर वो बहुत ज़्यादा जाने लग गए, और नडाल को इससे काफ़ी परेशानी हुई। हालांकि नडाल बहुत पीछे से रिटर्न कर रहे थे और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा सर्व्स वो रिटर्न कर भी पाए। कोई भी अगर और खिलाड़ी होता जो बेसलाइन से सर्व रिटर्न कर पाता तो वो इतनी ज़्यादा जो जोकोविच की सर्व है उसको रिटर्न नहीं कर पाता, क्योंकि जोकोविच ने अपनी सर्व को बहुत ही सुधारा पहले सेट के बाद, और उनका ओवरऑल जो है 64% का फर्स्ट सर्व परसेंटेज रहा, जो कि 64 जो परसेंट है वो बहुत ज़्यादा है। और इतने बड़े मैच में 60 के ऊपर अगर आपका प्रतिशत आता है तो वो बहुत ज़्यादा और अच्छा माना जाता है। हालांकि डबल फॉल्ट्स भी जोकोविच ने कई की,
लेकिन यहाँ पर जो स्टैटिस्टिक्स जो थोड़ा सा आश्चर्य करता चकित करता है वो है नडाल की डबल फॉल्ट्स। नडाल यूजुअली डबल फॉल्ट बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कल 8 डबल फॉल्ट की, जो कि उनके एस काउंट से भी ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं उन पर भी दबाव था अच्छी सर्विस करने का, क्योंकि वो जानते थे कि जोकोविच दुनिया के बेहतरीन रिटर्नर्स में से एक हैं, और वो कोई भी छोटी सर्व या कोई भी जो अच्छी सर्व नहीं है उसको बहुत डीप रिटर्न करते हैं, और कई बार तो विनर भी लगा देते हैं। तो इसलिए शायद इसी के चलते नडाल ने अपनी सर्व में ज़्यादा जो है जोखिम उठाने की कोशिश की, और इसी वजह से उनकी डबल फॉल्ट्स भी हुई। फर्स्ट सर्व पॉइंट्स वन की हम बात करें तो 65% जोकोविच के हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा परसेंटेज नहीं है, लेकिन इस मैच के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि क्ले पर वैसे भी आपकी फर्स्ट सर्व जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, और उसका उतना जो प्रभाव है वो आप नहीं डाल पाते हैं। यहीं अगर ग्रास कोर्ट होता तो फर्स्ट सर्व पॉइंट्स वन आपके 75 से 80 के बीच में प्रतिशत उसका होता। और यहाँ पर सेकंड सर्व की भी बात करें तो जोकोविच ने शुरुआत में बहुत ही खराब उनका परफॉर्मेंस था। सेकंड सर्व में वो 20 से 25% पॉइंट ही जीत पा रहे थे, लेकिन जब दूसरे सेट में उन्होंने वापसी की उसके बाद से वो सेकंड सर्व पे भी अपने पॉइंट्स जीतने लगे। और ऐसा क्यों हुआ ये हम आगे बताएंगे, क्योंकि इसमें कोर्ट की कंडीशंस का भी कहीं ना कहीं स्थान है। कोर्ट की कंडीशंस की वजह से भी ये हुआ। और दूसरा, जोकोविच ने भी अपने फोरहैंड के जो टॉप स्पिन है उसमें बहुत बदलाव किया पहले सेट के बाद, और इस वजह से नडाल को भी थोड़ी मुश्किलात आई। विनर्स और अनफोर्स्ड एरर्स की जहां तक बात करें, जोकोविच का आप देख सकते हैं उन्होंने 50 विनर लगाए। हालांकि शुरू में नडाल बहुत विनर लगा रहे थे और जोकोविच डिफेंसिव मोड में दिख रहे थे, लेकिन दूसरे सेट से लेकर आखिरी मैच के आखिर तक जोकोविच ने भी विनर लगाने शुरू किए, चाहे वो फोरहैंड हो चाहे बैकहैंड हो, और 50 विनर उन्होंने टोटल लगाए, जो कि नडाल के आसपास ही हैं। लेकिन अनफोर्स्ड एरर्स की जहां तक हम बात करें, जोकोविच ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया था। दूसरे और तीसरे सेट में मेरे हिसाब से बहुत ही कम अनफोर्स्ड एरर किए जोकोविच ने, और शायद दूसरे या तीसरे सेट में अगर आपने देखा हो तो जोकोविच ने 4 या 5 गेम तक मात्र एक अनफोर्स्ड एरर किया था, जबकि नडाल के अनफोर्स्ड एरर बढ़ते ही जा रहे थे। तो ये साफ दर्शाता है कि जोकोविच ने मैच के बीच में अपना जो खेल है उसमें बहुत सुधार किया, और बहुत जल्दी सुधार किया, जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। और यही मेरे हिसाब से एक फ़र्क था आज के मैच में। और अगर आप पिछले साल के मैच में देखें, क्योंकि उस मैच में जोकोविच कभी अपना गेम सुधार ही नहीं पाए। बहुत ही मैच के अंत में आखिरी सेट में उन्होंने थोड़ा सुधार अपने गेम में किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बट यहाँ उन्होंने पहले ही सेट में 0-5 से पिछड़ने के बाद जो वापसी की, हालांकि वो पहला सेट हार गए, लेकिन फिर भी जो वापसी की उस वजह से ही मेरे हिसाब से वो फाउंडेशन बना कि अगले सेट में वो जीत सकें। तो यहाँ पर की शॉट्स की जैसे हम बात कर रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि कौन कौन से ऐसे शॉट हैं जो जोकोविच के लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित होंगे। और जैसा कि हमने देखा, उनकी सर्व बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुई। खास करके दूसरे तीसरे और चौथे सेट में उनकी सर्व ने कई बार उनको ब्रेक पॉइंट्स बचाने में मदद की, और इसी वजह से वो सेट्स की लीड भी ले पाए। बैकहैंड डाउन द लाइन की हम पहले ही बात कर चुके हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट है, और कल वो बिल्कुल अच्छे से देखने को मिला। जोकोविच ने बहुत अच्छे शॉट लगाए, और सिर्फ विनर मारना ही यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, लेकिन बैकहैंड डाउन द लाइन इसलिए ज़रूरी है ताकि वो पॉइंट का जो डायरेक्शन है, जो बॉल का डायरेक्शन है, वो चेंज कर सके, क्योंकि नडाल चाहते हैं कि वो अपना फोरहैंड खेलते रहें और आपको क्रॉस कोर्ट जो है कोर्ट के बाहर भेजते रहें। हर शॉट के साथ साथ वो आपको कोर्ट के बाहर भेजते जाते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्शन चेंज करके तुरंत एक बैकहैंड डाउन द लाइन मार दें तो वो पॉइंट न्यूट्रलाइज हो जाता है, और फिर नडाल को भी अपना बैकहैंड खेलने की ज़रूरत पड़ती है। और क्योंकि क्ले है, यहाँ पर टॉप स्पिन होती है, जोकोविच के शॉट्स में भी टॉप स्पिन है, खास करके जोकोविच के फोरहैंड में काफ़ी टॉप स्पिन है, तो उस वजह से नडाल के लिए इतना आसान नहीं होता कि अपने वो बैकहैंड से विनर मारें या बहुत अच्छे से आसानी से कंट्रोल करें। और क्योंकि नडाल एक बैकहैंड लूप शॉट भी खेलते हैं कई बार जोकोविच के साथ उनको पीछे भेजने के लिए, वो भी कल उतना काम नहीं आया, क्योंकि जोकोविच उस शॉट के लिए तैयार थे और वो हट के अपना फोरहैंड में उसको कन्वर्ट कर रहे थे, और काफ़ी स्पिन के साथ अपना फोरहैंड मार रहे थे, तो नडाल को भी एग्रेसिव होने का उतना मौका नहीं मिला। इसलिए बैकहैंड डाउन द लाइन एक बहुत ज़रूरी शॉट था कल जोकोविच के लिए। वॉली की जहाँ तक हम बात करें, मेरे हिसाब से कल जोकोविच ने उतनी अच्छी वॉली नहीं की। हालांकि ये बहुत ज़रूरी शॉट था, लेकिन हमने देखा कि कई बार उन्होंने ड्रॉप शॉट भी गलत मारे, और उसमें वॉली में एक्चुअली वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें कब जो है वो ड्रॉप वॉली खेलनी है, कब उन्हें बॉल को बंड करना है, और कब उन्हें लॉब खेलना है। कई बार हमने ऐसा देखा 2 या 3 ओकेजन पे जब वो वॉली कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लॉब करने का मौका उन्होंने लिया, और उस बॉल को लॉब करने के कारण से वो पॉइंट भी हारे, क्योंकि नडाल ने स्काई हुक जो उनके स्मैश हैं वो अच्छे खेले। और इवन नडाल
कई बार तो पीछे दौड़ते हुए भी उन्होंने जो शॉट लगाया, बहुत ही बेहतरीन शॉट लगाया। तो इसलिए वॉली मैं नहीं मानता कि जोकोविच ने कल बहुत अच्छी की। ओवरहेड की जहाँ तक बात करें, कल ये हमने डिस्कस किया था कि ओवरहेड जोकोविच का उतना अच्छा नहीं है, और ये हमें साफ देखने को मिला जब पहले ही गेम, दूसरे ही गेम में जोकोविच ने 2-3 स्मैश जो थे वो बहुत ही हल्के मारे, एक आध में तो एरर ही कर दिया, और एक दो इतने आसान दिए कि वापस नडाल को ही वो बॉल दे दी मारने के लिए। और इस वजह से उन्होंने पहले जो ब्रेक हुए वो पहले सेट में, उसका मेरे हिसाब से सबसे बड़ा कारण स्मैश था, और इसी वजह से वो ब्रेक भी हुए। और जो पहले गेम में उन्हें ब्रेक करने का मौका था नडाल को, वहां पर भी उन्होंने ड्यूस पे एक बहुत ही आसान सा स्मैश मिस किया, और इस वजह से मेरे हिसाब से वो हारते हारते बचे। लेकिन मैच के एंड में दूसरे, तीसरे और चौथे सेट में 2-3 स्मैश उन्हें और मारने को मिले, जहां उन्होंने अच्छा खेल दिखाया, साइडवेज स्मैश उन्होंने लगाया, और वहां उन्होंने कोई गलती नहीं की। फिर हम बात करते हैं इनसाइड आउट फोरहैंड की। तो कल जोकोविच ने उतना इनसाइड आउट फोरहैंड तो नहीं खेला जितना कि हम उम्मीद कर रहे थे या हम चाहते थे कि उन्हें वो शॉट खेलते हुए देखें। लेकिन उन्होंने जो क्रॉस कोर्ट फोरहैंड अपना खेला वो बहुत ज़्यादा अच्छा खेला, उसमें उन्होंने बहुत एंगल क्रिएट किया और नडाल के लिए बहुत मुश्किल पैदा की कि वो कोर्ट के बाहर जाके उन्हें वो बॉल को ट्रैक करना पड़ा, और इस वजह से नडाल का जो कल बैकहैंड है वो थोड़ा सा एक्सपोज हुआ, जबकि वो बहुत ही स्ट्रांग रहता है यूजुअली। लेकिन कल के गेम में उसको एक्सपोज कराया जोकोविच ने, क्योंकि इतनी टॉप स्पिन की और इतना अच्छा एंगल क्रिएट किया, जिस वजह से नडाल को बाहर जाना पड़ा और शॉर्ट बॉल देनी पड़ी, जिस पर फिर जोकोविच ने कैपिटलाइज किया और पॉइंट को जीता। तो की टैक्टिक्स की जहां तक हम बात करें, कोर्ट पोजीशन, जैसा कि मैं कह रहा था पिछले दिन भी कि कोर्ट पोजीशन बहुत ज़रूरी है, और कल हमने देखा कि पहले सेट में जोकोविच बहुत ही पीछे से खेल रहे थे और नडाल के पास काफ़ी मौके आ रहे थे अटैक करने के। लेकिन जैसे जैसे मैच बढ़ा, आप देखेंगे कि क्योंकि कंडीशंस चेंज हुई मैच की, नाइट कंडीशंस हो गई थी, जब शुरू हुआ तब शाम थी, लेकिन धीरे धीरे रात होने लगी और फिर टॉप स्पिन भी कम होने लगी। तो जैसे जैसे मैच बढ़ता गया, लाइट्स जब ऑन हुई, तो आपने ये देखा होगा कि नडाल के जो टॉप स्पिन हो रही थी वो कम हो रही थी उनके फोरहैंड पे। हालांकि वो ताकत पूरी लगा रहे थे, लेकिन फिर भी बॉल जो उछाल लेती है टप्पा खाने के बाद, वो उतना नहीं हो रही थी, जिस वजह से जोकोविच को मौका मिला कि वो बेसलाइन या बेसलाइन के अंदर आ सकें और अपना जो बैकहैंड है, क्रॉस कोर्ट हो चाहे डाउन द लाइन हो, उसको आसानी से एग्जीक्यूट कर सकें, और हट के फोरहैंड भी जो वो मारते हैं वो भी अच्छे से मार सकें। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी था जोकोविच के लिए अच्छी कोर्ट पोजीशन लेना, और वो हो पाया क्योंकि कंडीशंस जो है वो चेंज हुई और नडाल की टॉप स्पिन में भी थोड़ी कमी आई। इस वजह से जोकोविच वो चीज़ कर पाए जो कि वो पहले सेट में उतना नहीं कर पा रहे थे। क्विक स्लाइस की हमने बात की थी, तो वो कल नहीं देखने को मिला। नडाल ने हालांकि काफ़ी स्लाइस लगाए, लेकिन जोकोविच की तरफ से स्लाइस नाम मात्र देखने को मिले। और मुझे हालांकि ऐसा लगता है कि इस स्ट्रैटेजी को भी वो अप्लाई करके देख सकते थे, खास करके जब जब पहले सेट में बॉल उनके कंधे तक आ रही थी नडाल की टॉप स्पिन की वजह से, और थोड़ा सा वो ट्राई करके फ्लैट स्लाइस करके देख सकते थे। लेकिन इस शॉट को उन्होंने नहीं खेला। जहाँ तक एग्रेशन की बात है, पहले सेट में नडाल काफ़ी एग्रेसिव थे और जोकोविच ट्राई कर रहे थे, लेकिन उनके शॉट भी उतने नहीं पड़ रहे थे। बट जो दूसरे, तीसरे और चौथे सेट में जोकोविच ने खेला, मैं ये नहीं कहूँगा कि जोकोविच ने बहुत एग्रेसिव खेला, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने जो है बॉल को अर्ली लेने की कोशिश की। कोशिश ये कि बॉल ज़्यादा बाउंस ना होने दी जाए नडाल की, और थोड़ा बेसलाइन से ही खेला जाए, और इस वजह से मैं कहूँगा कि एग्रेशन उन्होंने दिखाया। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सीधा विनर मारने गए, लेकिन उन्होंने जो है गेम को काफ़ी एग्रेसिव रखा, पॉइंट को अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया। फिनिशिंग पॉइंट्स एट द नेट में मैं कहूँगा कि जोकोविच ने हालांकि उतना अच्छा नहीं खेला मेरे हिसाब से, क्योंकि कई ऐसे शॉट थे, ड्रॉप शॉट, जो उनको नहीं खेलने चाहिए थे, या कई ऐसी वॉलीज की, जैसे हमने बात की कि उनको नहीं मारना चाहिए था, या उन्होंने लॉब की जगह उनको वॉली करनी चाहिए थी। तो थोड़े बहुत पॉइंट्स मैं कहूँगा कि उन्होंने अच्छे नहीं खेले, लेकिन उतना तो होता ही है जब आप नडाल के साथ खेल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि नडाल की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो अक्सर आपके ड्रॉप शॉट्स और वॉली तक पहुंच जाते हैं, और फिर वो पासिंग शॉट भी लगा देते हैं। तो ऐसे में अच्छाई जोकोविच की यहाँ है कि उन्होंने इस चीज़ को रोका नहीं, भले ही वो ड्रॉप शॉट से भी पॉइंट हार रहे थे और कई बार वॉली भी उन्होंने मिस की या गलत की, और गलत निर्णय लिए कि कौन सा शॉट खेलना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद वो आते रहे नेट पे और बार बार कोशिश करते रहे, और ये बहुत ज़रूरी था। इससे नडाल को भी ये लगा कि वो बैक ऑफ द कोर्ट से सेफ नहीं है, उन्हें आगे कभी भी जाना पड़ सकता है या कभी भी एक अच्छा पासिंग शॉट लगाना पड़ सकता है। इस वजह से जोकोविच भी जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ गए, और नडाल को भी थोड़ा सा जो है गेसिंग मोड में रखा जोकोविच ने कि भाई आगे क्या करेंगे, क्या वो लंबा शॉट लगाएंगे या ड्रॉप शॉट लगाएंगे, या क्या वो नेट पे आके वॉली करेंगे।
इस सोच की वजह से नडाल पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं रहे बैक ऑफ द कोर्ट से, और बॉल को अर्ली लेने की बात हमने ऑलरेडी कर ली, ड्रॉप शॉट भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर कुछ टर्निंग पॉइंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि मैच शुरू ही हुआ था और यहाँ पर ब्रेक पॉइंट था नडाल के पास पहले या दूसरे ही गेम में, और यहाँ पर एक स्मैश जोकोविच के पास आया है जो मिड ऑफ द कोर्ट है। अब जोकोविच यहाँ पर ये कर सकते थे कि बॉल को बाउंस होने दे सकते थे, जैसा कि हमने नडाल के साथ देखा है कि जब भी उनको स्मैश मुश्किल लगता है तो नडाल पीछे हट जाते हैं और बॉल को बाउंस होने का मौका देते हैं और फिर बहुत ही सोच समझ के अच्छे से स्मैश लगाते हैं। हालांकि जोकोविच ने यहाँ ये सोचा होगा कि उतना मौका ना दिया जाए और डायरेक्टली बॉल को हवा में ही स्मैश मार के पॉइंट खत्म किया जाए, लेकिन क्योंकि उनका स्मैश उतना अच्छा नहीं है तो उन्होंने काफ़ी सेफ खेलने की कोशिश की, और पिछले ही गेम में वो एक स्मैश मिस भी कर चुके थे, शायद इस वजह से उन्होंने और सेफ खेलने की कोशिश की और वो नडाल मिड ऑफ द कोर्ट ही प्रेजेंट थे और उसी वजह से नडाल इस पॉइंट को जीत पाए और जोकोविच को ब्रेक कर पाए। तो मेरे हिसाब से स्मैश एक ऐसा शॉट है जिसपे जोकोविच को सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऐसे हुए हैं। हालांकि कल इसका नतीजा पे असर नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा भी हो सकता था बहुत ही आसानी से कि इन स्मैशेस के मिस करने की वजह से जोकोविच ये मैच हार जाते। तो इस पे उनको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि क्ले एक ऐसा कोर्ट है जहाँ पर नडाल अक्सर जो है बॉल को काफ़ी ऊंचा उछालते हैं, और ऐसे में अगर आपका स्मैश अच्छा हो तो कई बार आप जो है आगे बढ़ के वो ऊंची उछली बॉल को स्मैश की तरह ले सकते हैं और मार सकते हैं। लेकिन उसके लिए वही है कि आत्मविश्वास आप में होना चाहिए कि मैं स्मैश से विनर मार सकता हूं, और वो कहीं ना कहीं जोकोविच में उसकी कमी देखने को मिली। अब यहाँ जैसे कि मैं बात कर रहा था ये पहला सेट ही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि मौसम जो है और जो कंडीशंस है, अभी शाम का वक्त वहाँ हो रहा है और उतनी गर्मी नहीं है, तो बॉल का जो बाउंस है टॉप स्पिन का वो उतना नहीं हो पा रहा है, और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि नडाल ने इससे पहले एक बैकहैंड शॉट लगाया है और जोकोविच को जो है मारने को दिया है, बट आप देख सकते हैं कि जोकोविच बेसलाइन के कितने करीब खड़े हैं और बॉल भी उतनी बाउंस नहीं हो रही है। यही वो पोजीशन है जो जोकोविच चाहते हैं कि वो हर शॉट इस पोजीशन से लगाएं, ताकि उनके पास ऑप्शन रहे। अब ऐसे में वो बड़े आसानी से अपना बैकहैंड डाउन द लाइन भी मार सकते हैं और क्रॉस कोर्ट भी मार सकते हैं, और फिर जोकोविच को गेस करना पड़ेगा, नडाल को गेस करना पड़ेगा कि जोकोविच किस तरफ जा रहे हैं। तो ऐसी पोजीशन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नडाल की बॉल कम बाउंस हो, और उसके लिए या तो कंडीशंस वैसी होनी चाहिए या तो फिर नडाल के शॉट्स में उतना टॉप स्पिन नहीं होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीज़ें हुई पहले सेट के अंत में, और इसीलिए जोकोविच को वापस आने का मौका मिला। अब इस शॉट में आप फोरहैंड की बात कर रहे हैं, तो जोकोविच ने एक बहुत अच्छा काम कल ये किया कि उन्होंने अपने फोरहैंड में जो है अचानक से बहुत ही स्पिन डेवलप करना शुरू किया और नडाल के काफ़ी करीब वो पहुंच गए थे। टॉप स्पिन जो आरपीएम रेट होता है उसमें अगर आप गौर करें तो जैसे जैसे मैच बढ़ता रहा जोकोविच अपने फोरहैंड में और स्पिन को इम्पार्ट करते रहे, और इससे फ़र्क ये पड़ा क्योंकि अधिकतर जोकोविच के फोरहैंड जो है वो क्रॉस कोर्ट जा रहे थे। इससे फ़र्क ये पड़ा कि टप्पा खाने के बाद जो उनका एंगल था उस वजह से वो बॉल एकदम कोर्ट के बाहर चली जा रही थी और नडाल को बहुत ही बाहर से बॉल को ट्रैक करना पड़ रहा था, और इससे जो है ओपन कोर्ट जोकोविच को देखने को मिल रहा था, जिस वजह से वो काफ़ी विनर लगा पाए। और जैसे आप देख सकते हैं जो मैं अभी बात कर रहा था, अभी जोकोविच ने इस पॉइंट में एक बैक फोरहैंड लगाया है क्रॉस कोर्ट, और ये जो हरी रेखा है उसमें आप देख सकते हैं कि काफ़ी टॉप स्पिन के साथ उन्होंने फोरहैंड लगाया, और इसके लिए देख सकते हैं कि नडाल को कहाँ से जाके अपना बैकहैंड मारना पड़ रहा है। पहली बात तो उछाल की वजह से नडाल के भी कंधे के आसपास वो बॉल आ रही है और उनको सिंगल्स लाइन के बाहर जाके इसको रिटर्न करना पड़ रहा है, जिस वजह से जाहिर सी बात है कि नडाल उतना अच्छा बैकहैंड नहीं मार पाएंगे और उनका जो बैकहैंड आएगा वो हो सकता है सर्विस लाइन के आसपास शॉट गिरे, और जो कोई कोर्ट पे तैयार खड़े थे इसका फायदा उठाने के लिए। ये एक और शॉट है जिसमें मैं वही इसका दूसरा उदाहरण मैं दे रहा हूँ। यहाँ पर भी जोकोविच अपना फोरहैंड लगा रहे हैं और आप देख रहे हैं किस लूप से उन्होंने हरी रेखा के जो साथ है अपना फोरहैंड लगाया है, और जो लाल वाला जो मैंने निशान बनाया है वहां वो जाकर बॉल रुकेगी। अब आप सोच सकते हैं कि नडाल को कितना बाहर जाकर उस बॉल को ट्रैक करना पड़ेगा। अब नडाल या तो अपने एक हाथ का यूज करके उस चीज को स्लाइस कर सकते हैं, और या तो उनको बहुत ही मुश्किलात आएगी उस शॉट को अच्छे से मारने में, और इसीलिए मेरे हिसाब से ये शॉट विनिंग शॉट रहा जोकोविच का, फोरहैंड क्रॉस कोर्ट विद अ लॉट ऑफ टॉप स्पिन। जितनी टॉप स्पिन उन्होंने इसमें जोड़ी है वही एक फर्क रहा, क्योंकि नडाल का बैकहैंड बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप देखें जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा नडाल का बैकहैंड वो बहुत ज़्यादा हवा में मारने लगे, लूप करने लगे, और वो शॉट गिरने लगा, वो बहुत डीप नहीं गिर रहा था, और उसका कारण यही है
क्योंकि जोकोविच का फोरहैंड जो है वो बहुत ही टॉप स्पिन से आ रहा था। तो जैसे थीम का फोरहैंड टॉप स्पिन से आता है, उसी तरह कल जोकोविच ने भी इस नीति को अपनाया और इसी वजह से नडाल के बैकहैंड को एक्सपोज किया। और यहाँ पर आप एक उदाहरण फिर देख सकते हैं कि जोकोविच को बैकहैंड मारने में कितनी आसानी हो रही है, क्योंकि कंडीशंस भी जोकोविच के फेवर में हो गई थी और नडाल भी पहले सेट के बाद, जैसा कि सबका लेवल ड्रॉप होता है, नडाल का भी लेवल ड्रॉप हुआ और उनके भी टॉप स्पिन में जो है कमी आई और जोकोविच को मौका मिला कि आगे बढ़ के वो शॉट्स लगा सकें। यहाँ पर भी हमने वही चीज़ दिखाई है कि जोकोविच की जो कोर्ट पोजीशन है वो कितनी अच्छी है, वो बेस लाइन पे खड़े हैं और क्योंकि बॉल उनके कंधे से नीचे है, वो जहाँ चाहें वहाँ शॉट लगा सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ जोकोविच सेट के लिए सर्व कर रहे हैं, 5-3 का स्कोर है, लेकिन 30-40 ये ब्रेक पॉइंट है, लेकिन क्योंकि जोकोविच एक अच्छी पोजीशन में है, यहाँ से वो विनर मार सकते हैं और इस पॉइंट को जीतने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसा ही हुआ और उन्होंने इस सेट को सर्व आउट कर दिया। अब ये एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस मैच का। हालांकि इससे पहले जब जोकोविच तीसरे सेट में सर्व कर रहे थे 5-4 से और 30-0 की उनके पास बढ़त थी और ऐसा लग रहा था कि बड़े आराम से तीसरा सेट जोकोविच जीत जाएंगे, उस समय उन्होंने एक बहुत ही आसान सा फोरहैंड मिस किया जोकोविच ने। उसका स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है, लेकिन वो बहुत ही आसान फोरहैंड था और नेट के आसपास जोकोविच खड़े थे, ऑफ फोरहैंड मारने की उन्होंने कोशिश की और वो नेट पे मार दिया और वहीं से जो है ये सेट आगे बढ़ा। क्योंकि अगर वो 5-4 और 30-0 के बाद अगर वो विनर जोकोविच आसानी से मार देते तो वो सेट वहीं खत्म हो जाता तीसरा सेट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद नडाल को क्योंकि थोड़ा सा भी मौका देते तो नडाल वापसी कर लेते हैं। तो वही हमें देखने को मिला कि नडाल ने उस शॉट के बाद वापसी की, 2-3 अच्छे विनर लगाए और इस सेट में वापस आ गए। अब ये सेट टाई ब्रेक तक खिंच गया, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि 4-3 का जो है वो स्कोर है और बहुत ही आसान सी वॉली यहाँ पर नडाल के पास थी मारने को, लेकिन उन्होंने उस वॉली को बाहर मार दिया और इस वजह से स्कोर हो गया 5-3 टाई ब्रेक में। और उसके बाद फिर जोकोविच ने अपनी सर्व जो है वो अच्छे से होल्ड की और सेट पॉइंट्स जो है उन्हें मिल गए। तो मेरे हिसाब से ये एक लम्हा है जिस वजह से जो है मैच का पूरा रुख बदल गया, क्योंकि ये वही तीसरा सेट है जो लगभग 1.5 घंटे तक चला और इस सेट को जो भी जीतता उसके लिए मैच को जीतना बहुत आसान हो जाता, क्योंकि सामने वाला खिलाड़ी थक भी जाता शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी, क्योंकि इतना मेहनत इस सेट में गई थी। तो मेरे हिसाब से ये जो शॉट नडाल ने मिस किया, इसको हम बोल सकते हैं कि यही वो शॉट है जिस वजह से जो है नडाल इस मैच में हारे हैं, क्योंकि अगर वो ये शॉट लगा देते तो 4-4 हो जाता स्कोर और फिर जो है नडाल की एक और सर्व आती और उससे फिर जो है टाई ब्रेक आगे बढ़ सकता था। और फिर एक और उदाहरण, क्योंकि ये शॉट जोकोविच का सबसे मैच विनिंग शॉट था इसलिए बार बार इसके हम उदाहरण दे रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखिए कि जोकोविच ने एक फोरहैंड लगाया है और उसके बाद नडाल को कहाँ जाके रीच करना पड़ रहा है, कोर्ट के बाहर जाके रीच करना पड़ रहा है, क्योंकि जोकोविच ने इतनी टॉप स्पिन से उस शॉट को खेला है और इतना बढ़िया खूबसूरत एंगल क्रिएट किया है, जिस वजह से मेरे हिसाब से नडाल को बहुत दिक्कत आई कंट्रोल करने में और इसी वजह से नडाल उतना एग्रेसिव नहीं हो पाए जितना वो होना चाहते थे। तो जो टर्निंग पॉइंट्स हैं हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं कि जो 3 गेम थे पहले सेट के आखिर के, वो बहुत ज़रूरी थे। अगर 6-0 से नडाल ये सेट जीत जाते तो मेरे हिसाब से काफ़ी आसान होता उनके लिए आगे इस मैच को जीतना, लेकिन क्योंकि पहले सेट में ही जोकोविच ने अपनी वापसी शुरू करना दिखा दिया था, चालू कर दिया था और इसी वजह से नडाल के मन में भी कहीं ना कहीं पहला सेट जीतने पे भी आया होगा कि मैं सेट तो जीत गया हूं, लेकिन जोकोविच का गेम अब धीरे धीरे सुधर रहा है और मुझे और अच्छा खेलने की ज़रूरत है और इसी के चलते दूसरे सेट में नडाल भी प्रेशर में दिखे। और जैसा कि हमने तीसरे सेट की बात की कि जोकोविच के पास एक सिंपल फोरहैंड था जो उन्होंने मिस किया 30-0 के स्कोर पर। हालांकि उसका उतना फर्क नहीं पड़ा मैच के नतीजे पे, बट पड़ सकता था। और इसी तरह टाई ब्रेक में जो वॉली नडाल ने मिस की उसकी वजह से ही फर्क पड़ा मेरे हिसाब से। और जो तीसरा सेट है, क्योंकि वो 1.5 घंटे खींचा, मेरे हिसाब से वो सबसे ज़रूरी सेट था इस मैच का और जो भी वो जीतता बहुत उसके लिए आसान होने वाला था और ऐसा ही देखने को मिला। चौथे सेट में नडाल बहुत थक गए थे मेरे हिसाब से और देख भी सकते हैं कि हालांकि वो दौड़ने की कोशिश कर रहे थे, दिखा रहे थे कि चेंज ऑफ एंड्स के बाद जब वो अपना ब्रेक लेने के बाद अपनी बेसलाइन की तरफ लौटते हैं तो वो जो दौड़ भी रहे थे उसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ आएगा कि वो थोड़ा थक गए थे और ऐसा लग रहा था कि वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है 3-4 घंटे खेलने के बाद
इतने बड़े मैच में, इतने फिजिकल मैच में थकान तो होनी है, और क्योंकि अब नडाल की उम्र भी जो है 35 साल हो चुकी है, तो अब वो पुराने नडाल नहीं है जो 6 घंटे लगातार जो है खेलें उसी फिटनेस पे। तो इसीलिए शायद उन्होंने एग्रेशन दिखाना भी शुरू किया है। लेकिन क्योंकि कल मैच इतना ऊपर नीचे हुआ और इतनी टॉप स्पिन थी दोनों के शॉट्स में कि उतना एग्रेसिव ना नडाल खेल पाए ना जोकोविच खेल पाए, और इसीलिए और ज़्यादा थकान दोनों ही खिलाड़ियों को रही। तो मैच विनिंग फैक्टर्स जैसा कि हमने डिस्कस किया, टॉप स्पिन फोरहैंड जो जोकोविच का रहा वो सबसे बड़ा मेरे हिसाब से शॉट रहा। बैकहैंड डाउन द लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉट रहा। हालांकि उन्होंने ज़्यादा इसमें विनर नहीं लगाए, लेकिन कंसिस्टेंटली वो डायरेक्शन चेंज कर पाए बॉल का, ये बहुत ज़रूरी था कि नडाल के फोरहैंड को तुरंत न्यूट्रलाइज किया उन्होंने डाउन द लाइन बैकहैंड मार के। इस वजह से काफ़ी पॉइंट में वो बने रहे, काफ़ी रैलीज में वो बने रहे। तीसरा जो है वो सर्व है। जोकोविच ने दूसरे सेट से इतनी शानदार सर्विंग करनी शुरू की। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्होंने बहुत एस लगाई, लेकिन जो उनकी सर्व थी अगर आप देखें तो नडाल को बहुत ही पीछे से खड़े होकर उसका रिटर्न करना पड़ा, और इस वजह से जो है पॉइंट के शुरुआत में ही जोकोविच के पास थोड़ा सा एडवांटेज था, क्योंकि नडाल बहुत पीछे खड़े थे और जोकोविच को कोर्ट के अंदर आने का मौका मिला। और जो कोर्ट कंडीशंस हैं, यहाँ मैं ये भी मेंशन करूंगा कि कंडीशंस का भी असर बहुत रहा, क्योंकि जब मैच शुरू हुआ था तब शाम का वक्त था, तो हल्की सी धूप भी थी, गर्मी भी थी वहाँ पर, और नडाल की बॉल काफ़ी टॉप स्पिन ले रही थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे मैच आगे प्रोग्रेस हुआ, तब रात होने लगी, शाम हो गई, और लाइट्स भी ऑन हो गई, और जो टॉप स्पिन होता है वो थोड़ा कम हो गया, कंडीशंस थोड़ी सी हैवी हो गई, और इससे जोकोविच को ज़रूर लाभ मिला। तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि अगर जोकोविच पहला सेट हार जाते हैं तो केवल 10% ये मौका रहेगा उनके पास मैच जीतने का, और कल ऐसा ही हुआ। तो इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा अच्छा जोकोविच ने खेला कल इस मैच को जीतने के लिए, क्योंकि पहला सेट जब वो हार गए 5-0 से, अगर कोई खिलाड़ी पहले ही सेट में पिछड़ जाए, और पिछले साल जब वो इसी तरह से बुरी तरह से हारा हो, तो बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से दाद देनी पड़ेगी जोकोविच की मानसिक जो स्टेबिलिटी है और मानसिक जो क्षमता है उसकी, कि इतनी बुरी तरह से पहला सेट हार रहे थे वो, उसके बावजूद उन्होंने जो वापसी की है वो बहुत ज़्यादा अच्छी की, और उसके बाद तीनों सेट में उन्होंने अपने लेवल को गिरने नहीं दिया, अपने लेवल को बरकरार रखा। और इसीलिए यहाँ मैंने कहा है कि 10% ही चांस था उनके पास पहला सेट गंवाने का। और आप ये इससे भी जान सकते हैं कि पहली बार नडाल फ्रेंच ओपन में ऐसा मैच हारे हैं जिसमें वो पहला सेट जीते थे। तो ये 15 साल में अगर पहली बार हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि इसके लिए, इसको करने के लिए जोकोविच को भी अपने तरफ से बहुत बड़ा योगदान देना पड़ा होगा। और मैं यह भी कहूंगा कि नडाल का कहीं ना कहीं लेवल ड्रॉप हुआ, जितने अनफोर्स्ड एरर उन्होंने किए दूसरे सेट से लेकर आखिरी तक, वो उतने नहीं करते हैं यूजुअली। लेकिन इसका कारण कहीं ना कहीं जोकोविच का खेल भी है, क्योंकि इतनी आसानी से नडाल भी विनर नहीं मार पा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका गेम ड्रॉप हुआ। और इसी तरह का गेम का जो लेवल है उनका ड्रॉप हुआ था श्वार्ट्जमैन के साथ भी, लेकिन श्वार्ट्जमैन उसका लाभ नहीं उठा पाए थे, लेकिन जोकोविच ने उसका लाभ उठाया, और इस वजह से मेरे हिसाब से वो मैच में वापसी कर सके।